मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, सह आचार्य, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़, बीए पार्ट 3 की क्लास में हम लोग चीन की विदेश नीति पढ़ रहे हैं। आज हम इसका चौथा भाग पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने चीन की विदेश नीति के उद्देश्य और उसके साधन पढ़े थे और किस तरह से चीन की विदेश नीति का आधारभूत तरीके से निर्माण हुआ है, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि साम्यवादी क्रांति के बाद 1949 में चीन ने अपनी नीति को विश्व में साम्यवाद के प्रसार के रूप में फैलाया और अपना प्रभाव न केवल एशिया बल्कि पूरे विश्व में बनाने के लिए उसने विभिन्न प्रकार की नीतियों को अपनाया। इसमें हम लोगों ने उसके विकास के चरण भी देखे थे, जिसमें हमने 4 चरण देखे थे। 1949 से 53 तक उग्र नीति का युग, 1954 से 57 तक शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति, 1957 से 1969 तक नई आक्रामक युद्धवादी नीति और 1969 से युआन कूटनीति, जो अमेरिका की विदेश नीति की जो डॉलर राजनीति थी, उसके आधार पर उसने अपनी मुद्रा से विभिन्न देशों को सहायता दे करके अपनी विदेश नीति को संचालित करना शुरू किया। आज हम देखेंगे कि उसकी विदेश नीति की एक बहुत प्रमुख विशेषता है और वो है आक्रामकता। आक्रामकता का अर्थ ये नहीं है कि वो हर समय युद्ध करता है या हमला करता है। इसका अर्थ ये है कि चीन अपनी नीतियों से विभिन्न देशों में या विभिन्न देशों के साथ इस तरह की स्थितियां पैदा करने की कोशिश करता है जिससे न केवल तनाव बने बल्कि तनाव बढ़े और धीरे धीरे कभी कभी ये हमले के रूप में भी सामने आता है, जैसा 1950 में कोरिया के साथ किया चीन ने और जैसा 1962 में भारत के साथ हुआ। 1969 में सोवियत संघ और 1979 में वियतनाम में भी तनाव पैदा करके हमला करने की कोशिश कर अपनी आक्रामकता का परिचय चीन ने दिया था। तो चीन अपने प्रभाव को स्थापित करने के लिए इस तरह का कार्य करता है जिससे विश्व में अन्य देश उसकी गतिविधियों से उसे महत्वपूर्ण मानने लगे। इस तरह की गतिविधियों से वो आतंकित करने की नीति बनाता है और ये उसके स्वभाव में है। अक्टूबर 1949 में जब चीन की स्थापना हुई, जो साम्यवादी चीन है, और 1950 में ही उसने कोरिया के साथ संघर्ष की स्थिति बना ली। कोरिया युद्ध में चीन ने बहुत बड़े पैमाने पर भाग लिया, नियमित सेना के हजारों सैनिक इसमें लगाए और उसका उद्देश्य इस समय था कि अमेरिका का जो प्रभाव है उसको किस तरह से कम किया जाए, और ये स्थिति बढ़ती चली गई। कोरिया के बाद चीन ने हिंद चीन, तिब्बत, म्यांमार जो वर्तमान में बर्मा है, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन सब देशों में अपना प्रभाव उसने बढ़ाना शुरू किया। 7 फरवरी 1963 को थाईलैंड के प्रतिरक्षा मंत्री जनरल थानम कीर्ति का चरण ने भी चीनियों की घुसपैठ और सीमा पर कबाइलियों को उकसाने का आरोप लगाया। यहाँ भी थाईलैंड में भी चीन ने अपना हस्तक्षेप किया। 1956 में म्यांमार ने आम चुनावों में चीन द्वारा आंतरिक हमले का विरोध किया और यह आरोप लगाया कि चीन म्यांमार सरकार के विरोधी संगठनों को धन और हथियार दे रहा है। तो इस तरह से एशिया में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए उसने लगातार अल्पसंख्यकों को भड़काना, विरोधी संगठनों को धन और हथियार देना, इस तरह की कार्यवाहियां करनी शुरू कर दी। 1958 में जापान में भी इसी तरह की कार्यवाही चीन ने की, जिसमें सरकार विरोधी मोर्चों को उसने सक्रिय सहयोग दिया। 1950 से 54 तक इंडोनेशिया में आंतरिक मामलों में चीन ने हस्तक्षेप किया और ऐसा लगा कि एक बार वहां पर चीनियों का ही शासन है। इंडोनेशिया के स्कूल, सरकार और सभी जगहों पर चीनियों की घुसपैठ हो गई और
अगर जो राष्ट्रपति थे इंडोनेशिया के जनरल सुहार्तो, उन्होंने समय पर रहते एक कदम उठा लिया और उसके कारण कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत प्रभाव होने से वहाँ बच गया। 1960 में नेपाल में चीनियों ने चौकी पर हमला किया और नेपाली अफसर को मार डाला, और उसी समय चीन ने पूरे एवरेस्ट पर अधिकार जमाना शुरू कर दिया, बताना शुरू कर दिया। 2 अप्रैल 1953 को तात्कालिक पाकिस्तानी विदेश मंत्री जफरुल्लाह खान ने संसद में कहा कि चीन ने उसकी सीमा का अतिक्रमण कर कुछ हिस्से पर हमला कर लिया है। इतना दबाव पाकिस्तान पर चीन का बढ़ गया कि सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मान्यताओं को एक तरफ रखकर पाकिस्तान ने 2000 वर्ग मील का क्षेत्र चीन पाकिस्तान समझौते के अंदर चीन को दे दिया। ये क्षेत्र आज़ाद कश्मीर का था और इसी क्षेत्र से होकर कराकोरम राजपथ का निर्माण हुआ था, जो चीन और पाकिस्तान को जोड़ता है। एक तरह से देखा जाए तो चीन ने अपने पड़ोसी देशों में अपना महत्व और प्रभाव जमाने के लिए वो व्यापारियों की तरह से हस्तक्षेप करता, और हम देखें तो मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर, ये जो देश हैं यहाँ पर चीनी व्यापारी बहुत ज़्यादा संख्या में हैं। माना जाता है कि लगभग 1.5 से 2 करोड़ चीनी दक्षिणी पूर्वी एशिया में मौजूद हैं, जो व्यापारियों के तौर पर हैं या अन्य तरीके से काम कर रहे हैं। 1960 तक चीन ने सोवियत संघ के किसी भी क्षेत्र पर अपना दावा नहीं किया था, लेकिन 1964 में उसने कुछ ऐसे नक्शे प्रकाशित किए जिन पर चीन और सोवियत संघ की सीमा से लगे हुए कुछ क्षेत्रों को विवादग्रस्त क्षेत्र के रूप में घोषित किया। इसी विवादग्रस्त क्षेत्र में 1969 में चीनी सेनाओं ने संगठित तौर पर हमला कर दिया और रूस के सोवियत संघ के काफ़ी बड़े क्षेत्र पर, जो कजाकिस्तान का जलाशकोल क्षेत्र था और उसूरी नदी का तमनास्की द्वीप था, उसके बहुत बड़े क्षेत्र पर अपना दावा जताया, और इस तरह से तनाव बढ़ता गया और युद्ध का रूप ले लिया। सोवियत संघ और चीन की सीमाओं पर 2 युद्ध, पहला युद्ध हुआ 1969 में और दूसरा भी इसी समय हुआ। इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में चीनी सैनिक मारे गए, लेकिन उसके बाद भी बहुत लंबे समय तक चीनी सैनिक वहाँ पर डटे रहे। दक्षिण सागर पर चीन अपना एकमात्र अधिकार मानता है। उसने पार्सेल और स्प्रेटली द्वीपों पर अपना अधिकार जमा कर काफ़ी तनाव पैदा कर दिया। जापान के तेनकाकू द्वीप पर अपना अधिकार उसने जमाया। चीन और वियतनाम के संबंध बहुत पुराने हैं, लगभग 2000 साल पुराने हैं। 1930 में हिंद चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के अस्तित्व से पहले चीनी और वियतनामी क्रांतिकारियों में बहुत गहरा संबंध था। 1925 से हो ची मिन्ह चीन में रहते हुए अपनी राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ा रहे थे। एक तरह से हम देखें तो चीनी कम्युनिस्टों ने वियतनामियों को संरक्षण दिया था। 1954 में चीनी क्रांतिकारियों ने वियतनाम में आश्रय लिया और वहां से युद्ध करके कुओमितांग सेना को पराजित किया। वियतनाम में अमेरिकी तनाव के बाद स्थितियां बदल ली और इसका प्रमुख कारण था वियतनाम की सोवियत संघ से मित्रता, क्योंकि सोवियत संघ और चीन में इस समय में बहुत तनावपूर्ण संबंध रहे थे। इसलिए सोवियत संघ के किसी मित्र को चीन अपना मित्र मानने को तैयार नहीं था। इस तरह से दोनों देशों में परस्पर अविश्वास की भावना आई और 1979 में एक वास्तविक युद्ध हुआ। इसे चीन की विस्तारवादी नीति का माना जाता है। चीन की विस्तारवादी नीति का ये द्योतक है। भारत और चीन के बीच 1962 में युद्ध का कारण दोनों की सीमाओं का झगड़ा था। 20 अक्टूबर 1962 को चीनी सेनाओं ने भारत के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों पर हमला किया, लद्दाख और नेफा के बहुत से ठिकानों पर कब्जा कर लिया और इस तरह से
उस समय 2500 वर्ग मील का भारतीय क्षेत्र तब से चीनी कब्जे में है। एशिया का जो क्षेत्र है जो चीन के आसपास का है, उसके अलावा अफ्रीका, यूरोप और लैटिन अमेरिकी देशों में भी अलग अलग तरह से चीन हस्तक्षेप करता है। अफ्रीका के कुछ देशों में चीन का बहुत व्यापारिक रूप हमें देखने को मिलता है। कैरिबियाई द्वीप के देशों में चीनी नागरिक बहुत ज़्यादा संख्या में है। जाम्बिया और तंजानिया में तांजाम रेलवे के निर्माण के समय चीनियों ने हस्तक्षेप किया था और उसके बाद हालांकि रेलवे का निर्माण समाप्त हो गया, लेकिन चीनी नागरिक अभी भी वहाँ मौजूद है। सोवियत संघ से उसके तनाव की शुरुआत जब हुई तो अल्बानिया ही उसका एकमात्र मित्र यूरोप में बचा था, लेकिन बाद में उससे भी चीन का तनावपूर्ण संबंध हो गया। इसका कारण था अल्बानिया में चीन ने आक्रामक स्थितियां पैदा करने का प्रयास किया और जब अल्बानिया ने इसका विरोध किया तो चीन ने अल्बानिया से सभी चीनी विशेषज्ञ वापस बुला लिए और चीन में रहने वाले सभी अल्बानियाओं को देश छोड़ने का आदेश दिया। चीन अब विदेशों में भी नौसैनिकों की संख्या की तैनाती करेगा, ऐसा उसका मानना था। जहां चीन इन नौसैनिकों की तैनाती बलूचिस्तान स्थित ग्वादर बंदरगाह और हिंद महासागर का जिबूती मिलिट्री लॉजिस्टिक बेस में करने की उसने शुरुआत की। यहाँ उसने अपने नौसैनिकों की संख्या को 20,000 से बढ़ाकर 1 लाख तक करने का लक्ष्य रखा। लगातार चीन अपनी नौसेना का विस्तार कर रहा है, आक्रामक नीतियां अपना रहा है। उसके लिए नौसैनिकों की संख्या बढ़ाने की इस रणनीति का उद्देश्य चीन के सागरीय हितों की रक्षा करना है। ग्वादर बंदरगाह सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ग्वादर गहरे समुद्र का एक अहम बंदरगाह है। ये फारस की खाड़ी के अंदर मुख्य तल मार्ग में स्थित है। इसके लागत का खर्च चीन ने दिया है, इसीलिए चीन यहाँ पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। चीन भले ही अपनी सेना को तैनात ना करे, लेकिन आने वाले देशों में उसके सैनिक जहाज जरूर वहाँ खड़े होंगे। ग्वादर 30 अरब से ज़्यादा की लागत से तैयार चीन पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को चीन के शिनजांग प्रांत के साथ जोड़ता है। दक्षिण चीन सागर जो विवाद है, पंच निर्णय के स्थायी न्यायालय का निर्णय 12 अगस्त 2016 को आया, लेकिन चीन ने इस निर्णय को मानने से इनकार कर दिया। चीन, ताइवान और वियतनाम ने स्पार्टेस द्वीप समूह पर अपनी दावेदारी कर रखी है। स्पार्टलेज दक्षिण चीन सागर का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप समूह है। यहाँ के 20 द्वीप पर वियतनाम का, 9 पर फिलीपींस का, 8 पर चीन का, 5 पर मलेशिया का और 1 पर ताइवान का कब्जा है। चीन चाहता है कि वो इसके 90% हिस्से पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर ले। ऐसे में चीन ने एक ऐतिहासिक आधार तैयार किया और 9 डैश लाइन के नाम से दक्षिण चीन सागर की हथबंदी कर दी। नानशा द्वीप समूह को चीन ने विशेष आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया, EEZ। इसका फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनई और इंडोनेशिया ने बहुत ज़्यादा विरोध किया। इसी तरह से 17 वर्ष से फिलीपींस में कूटनीतिक प्रयासों से चीन से दक्षिण चीन सागर विवाद सुलझाने की कोशिश हुई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। 2013 में फिलीपींस ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण का द्वार खटखटाया। न्यायाधिकरण ने 12 जुलाई 2016 को
संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून के अनुच्छेद 258 के आधार पर एक निर्णय दिया कि 9 डैश लाइन की परिधि में आने वाले जल क्षेत्र पर चीन कोई ऐतिहासिक दावेदारी नहीं कर सकता। इस निर्णय से बाकी देशों को भी काफ़ी राहत मिली। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने 12 अगस्त 2016 को अपने निर्णय में कहा कि दक्षिण चीन सागर में चीन ने फिलीपींस के अधिकारों का उल्लंघन किया है, जो जहाज़ों के लिए दुनिया के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक है। चीन के विदेश मंत्रालय ने फिलीपींस के अनुरोध पर शुरू किए गए दक्षिण चीन सागर मामले में किसी न्यायाधिकरण की व्यवस्था को ना तो चीन स्वीकार करता है और ना ही उसे मानता है। तो इस तरह से चीन ने निरंतर आक्रामक नीति को अपना रखा है। अगर हम वर्तमान की बात करें तो चीन ने भारत के आसपास के क्षेत्र में नेपाल के कंधे पर एक तरह से अपना हथियार रख कर के भारत को निशाना बनाया। इसी तरह से भूटान में चीन का प्रभाव लगातार उसने बढ़ाने की कोशिश की। 2017 में 10 सप्ताह तक चलने वाले डोकलाम गतिरोध के बाद भूटान चीन की रणनीति को समझ गया। आज अगर हम देखें तो हिमालय विश्व का सामरिक गतिविधियों का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। चीन ल्हासा से काठमांडू तक रेल परियोजना पर काम कर रहा है, जिसका पर्यावरण पर भी सीधा असर दिखाई देता है। और काफ़ी हद तक हम देखें तो चीन ने वर्तमान में भी भारत में हस्तक्षेप करने की नीति को अपना रखा है और उसके गलवान घाटी में सैनिक मौजूद हैं। काफ़ी हद तक दोनों देशों के बीच फिलहाल भी तनाव बना हुआ है। तो इस तरह से चीन एक ऐसी आक्रामक नीति को अपनाता है जिसके माध्यम से वो अपने प्रभाव को बढ़ा सके, हमले की धमकी दे सके, सैनिकों को उपस्थित रख कर के निरंतर छोटी मोटी झड़पें कर सके और एकमात्र विश्व में अपना प्रभुत्व स्थापित कर सके और अमेरिका के प्रभुत्व को कम कर सके। सोवियत संघ के पतन के बाद रूस की नीति बहुत ज़्यादा आक्रामक नहीं रही। ऐसी स्थिति में साम्यवाद के एक छत्र राज्य के रूप में और विश्व में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए उसने आक्रामक नीति को अपनाया है। आज की क्लास में इतना ही।